दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जो मंजर देखा उसे भुलाया नहीं जा सकता। स्वास्थ्य सेवा तंत्र की कमियां उजागर हुई तो समाज के हर वर्ग से मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की मांग उठने लगी। साथ ही स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने की चर्चा ने भी जोर पकड़ा। हालांकि इस दौरान भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी बढ़ाया गया। 2021-22 में भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय कुल जीडीपी का 2.1% और 2020-21 में 1.8% रहा, जबकि कोरोना काल से पहले ये 1 से 1.5% के बीच रहता था। बढ़ोतरी तो हुई, पर क्या ये पर्याप्त है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% करना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच को मुमकिन बनाया जा सके। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल पर मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हुई चर्चा की। हमारे इमेजिनेशन में, हमारे पॉलिटिकल इमेजिनेशन में स्वास्थ्य को लेकर के जो गांभीर्य होना चाहिए उसका अभाव रहा। मैं सिर्फ बीते 8 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कई वर्षों की गणना होगी जो गांभीर्य के अभाव की जब गणना होगी, लेकिन वक्त अब है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। हम सबको एक संकल्प लेकर के और सरकार से आग्रह करना होगा। मनसुख भाई हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी होगी कि अगर इसी सत्र में एक राइट टू हेल्थ के मसौदे पे विचार हो, ताकि एक संदेश जाए। हम आपके इस विचार का स्वागत करते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर किसी भी बात का जब हम अच्छी बात का स्वागत करते हैं तो हमें देखना होता है कि क्या हम उस सचमुच सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच सकते हैं। दुनिया के इतने समृद्ध देश अगर अपने देश के हर नागरिकों को स्वास्थ्य का यह मौलिक अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो हम 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय के देश होकर के हम उस आदर्श की स्थापना कर देंगे जो तथाकथित रूप से WHO ने पहली बार किया था। यह सोचना वैसा ही होगा जैसे एक यूटोपियन सोशलिज्म होता है। उच्च सदन में जब इस प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस हुई तो स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाए जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तर्क रखे। इस दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच, स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 समेत स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं का भी जिक्र हुआ। ज्यादातर विपक्षी सदस्यों ने स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाए जाने के सुझाव का समर्थन किया, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार के बिना ही देश के सभी नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राइट टू हेल्थ यानी हर नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस अवधारणा को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कन्वेंशनों में शामिल किया गया है। हालांकि इसकी व्याख्या और इसे लागू करने को लेकर बहस अब भी जारी है। भारतीय संविधान के मुताबिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। हालांकि राज्य सरकारों के साथ केंद्र भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, क्योंकि संविधान स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देता है। यही वजह रही कि आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने से संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल पर विचार का प्रस्ताव पेश किया। जीने का अधिकार की जब हम बात करते हैं, राइट टू लाइफ, एंड विच इज अ फंडामेंटल राइट, हाउ डू वी एड्रेस दैट राइट टू लाइफ इश्यू अनलेस वी हैव द करस्पॉन्डिंग राइट्स अवेलेबल? एंड व्हाट आर दोज करस्पॉन्डिंग राइट्स? राइट टू हेल्थ। उसके बगैर कैसे इंश्योर करेंगे? और ये ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं, देयर आर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, clear cut, unambiguous pronouncements and observations that right to health should be integrated with right to life if you wish to achieve the completeness of the wholesome nature of right to life. ये सच है
कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना है। 1996 के पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। इसके अलावा पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला समेत कई अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ये बात स्पष्ट कर चुका है। बीजेडी सांसद अमर पटनायक का विचार था कि स्वास्थ्य का अधिकार पहले से ही एक मौलिक अधिकार है, ऐसे में अलग से विधेयक को लाए जाने की जरूरत नहीं है। I would say that right to health is already a fundamental right. It's already an inalienable right, and this has been pronounced by the Honorable Supreme Court as late as July 2020. And it has said that the duty of the state to ensure the right to health. I think that health for all or universal health coverage has already been read into Article 21, and therefore to have a separate right to health bill 2021 to me makes really no sense. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा दुरुस्त किया जाना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित हो सके, क्योंकि अभी देश में स्वास्थ्य प्रणालियों का इतना विकास नहीं हो पाया है कि इसे न्यायोचित अधिकार बनाया जाए जिसकी अवहेलना अपराध हो। ये भी कहा गया कि जब स्वास्थ्य राज्य का विषय है तो केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत क्यों है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कहती है कि आम लोगों तक स्वास्थ्य के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा की स्थापना जरूरी है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी माना कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार हर नागरिक का है, लेकिन इसके लिए आधारभूत संरचना और सकारात्मक माहौल आवश्यक है। उनका कहना था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का मंत्र स्वास्थ्य के अधिकार की ही तो बात करता है, और ये भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। राइट टू हेल्थ ये बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम प्रार्थना ही करते हैं सर्वे संतु निरामय, सबको आरोग्य मिले। ये तो हमारी प्रार्थना ही है कि ये हेल्थ जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए। सभापति महोदय, कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए और सिर्फ राइट टू हेल्थ नहीं, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ भी इंक्लूडेड है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन एखादा बना सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, तो बहुत स्वागतार्ह रहेगा। किसी भी विषय पे हम अगर राइट टू दे भी देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो वो राइट देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और हमको एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ता है ताकि लोगों को बगैर राइट दिए भी वो सब चीज़ें मिल सके। बहुत सारी जगह दुनिया में देखा गया है जहाँ राइट दे दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उनको उस राइट देने का भी फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, हम स्वास्थ्य के अधिकार के संदर्भ में कानून बनाने के पक्ष में भले न हो, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का मामला है, देश के स्वास्थ्य का मामला है, तो मोदी सरकार हमेशा से गंभीर रही है। हमने उस क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश की है जिसके कारण हमारे देश का स्वास्थ्य, हमारे देश के वासियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और उन कमियों को पहचान करके उसका निराकरण भी दिया है, उसका समाधान भी दिया है। हालांकि विपक्षी दलों के सांसदों ने स्वस्थ नागरिक को देश की प्रगति के लिए जरूरी बताते हुए स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने का समर्थन किया। उनका कहना था कि इस मामले को केंद्र या राज्य सूची के विषय में उलझाने के बजाय राष्ट्रीय लक्ष्य बनाकर पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी पूरी होती है। The duties of the center and states are quibbled around. Let us take, this is a national body, let us take a national view of the whole thing. We have an international obligation also to ensure right to health. Not one. We have a series of obligations put together. So I would submit to the government to treat this as a government supported bill, and not only that, not just pass a bill, but to also make a plan of action for the next 5 years with the cooperation of all sides of the House. Right to life, as mentioned by many members here, that Article 21
says right to life includes right to health. But I think we need to make a distinction. We need to provide more emphasis to the right to health, because without that, the entire country is suffering. The way the Right to Education Act was brought, providing free and compulsory education to all the children of the country, in the same way the right to health must be brought. निश्चित तौर से बीमारियों से आत्मरक्षा का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में होना चाहिए, जो नहीं है। मिडिल क्लास से भी ऊपर का जो अपर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बीपीएल एपीएल की तो बात हम छोड़ दें, जब उसको कोई बड़ी बीमारी होती है तो एक बार वो भी कांप जाता है। If education can be brought as a fundamental right, there is no harm in bringing health, which is a cardinal issue, cardinal point, cardinal subject. Though implicitly it is part of the right to life, but health need to be given the importance that it deserves. विपक्ष की मांग पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार के बिना ही देश में नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। सरकार ने न सिर्फ स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया है, बल्कि नए एम्स, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों की स्थापना से दवाएं भी किफायती दामों पर मिल रही है। राइट टू हेल्थ केवल एक संवैधानिक शब्द को अगर छोड़ दें तो जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार ने ली है और आम जन को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल सके, इस पर इस गंभीरता से चिंता करने का काम किया है। आप स्वयं महोदया इससे परिचित होंगी। दुनिया की पहली ऐसी सरकार होगी इतने बड़े पैमाने पर अपने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए निःशुल्क वैक्सीनेशन कराने का काम किया और लगातार उसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जहां जेनरिक दवाइयों की बेटर प्राइस मिलना शुरू हुआ है, उसी प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी बेटर प्राइस पे मिला है। काफ़ी प्राइसेस घटाई गई हैं। 2014 में पूरे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और जो सीट्स थी वो थी 51,348। आज जो स्थिति है देश में, 612 मेडिकल कॉलेज हैं, 612 और 91,927 सीट्स हैं। 16 एम्स हमने बना दिया 14 से 22 तक में, और हम दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश में 22 एम्स बनाने वाले हैं। तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं होगा। किसी भी बीमार व्यक्ति को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ही राजधानी में, अपने ही क्षेत्र में उसका इलाज होगा। ये राइट टू हेल्थ नहीं है तो और क्या है? सत्ता पक्ष के सदस्यों ने यह भी कहा कि देश में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर की तय सीमा से ज्यादा हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में प्रति 834 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। इनमें 80% उपलब्धता रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की है और 5,65,000 आयुष डॉक्टर है। हालांकि बीजेडी सांसद अमर पटनायक ने कहा कि देश की आबादी को देखते हुए नर्सों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। हम WHO के उस आंकड़े को पार कर गए जिसमें कहा था एक डॉक्टर 1000 पर होना चाहिए, 1000 पॉपुलेशन पर होना चाहिए। 1.33 डॉक्टर्स 1000 पॉपुलेशन पर हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी सरकार 2025 आते आते हिंदुस्तान में उस आंकड़े पर पहुंचेगी। 3 डॉक्टर 1000 लोगों पर होगा। जो अमेरिका का आंकड़ा उसे हम पार करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े के बराबर होंगे। पूरी दुनिया उसको देखेगी। I don't really agree with my friend Rakesh Sinha ji, because the 15th Finance Commission's figure is, as per WHO's recommendation, 1 doctor per 1,000 people. India currently has 1 for every 1,511 people. So we are way off the mark, and if I go to specialists, I think it is far worse. If we look at the nurse to population ratio, it is 1 to 670, whereas the WHO norm is 1:300. I can go on and on.
चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र हुआ। सत्ता पक्ष ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश की बड़ी आबादी को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है और ये भी स्वास्थ्य के अधिकार के बिना ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना का कार्ड बनाकर हर गरीब को ये अधिकार देने का काम किया और ये विश्वास जगाया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है, और आज उस दिशा में बड़े पैमाने पर लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड ने तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इस आयुष्मान कार्ड के कारण कई परिवारों की जिंदगी बदली है, और अगर पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए तो करोड़ों लोग आज सच्चे दिल से मोदी जी को दुआ देते हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। 2022-23 में इस योजना को 6,412 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि 2021-22 के संशोधित अनुमानों का 2 गुना है। चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने स्वास्थ्य बीमा मॉडल पर फिर से विचार करने की जरूरत बताई। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे आने से पहले ये जो इंश्योरेंस मॉडल है, इस पर भी माननीय मंत्री महोदय पुनर्विचार होना चाहिए। दिस इंश्योरेंस मॉडल ऑफ हेल्थ केयर इज एक्चुअली हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन अगर आपकी चिंता 140 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिकों में, तो आप इंश्योरेंस मॉडल को रिविजिट करिए। मैं इसको खारिज करने की बात नहीं कर रहा हूं। इंश्योरेंस पूरी दुनिया के स्वास्थ्य सेवा का आधार बना हुआ है। जितने भी देशों में आज जो कुछ भी आप थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सेवा दे पा रहे हैं, वो सिर्फ उनके स्वास्थ्य के इंश्योरेंस के माध्यम से दे रहे हैं। अमेरिका ने अफोर्डेबल केयर एक्ट बनाया और इंश्योरेंस के माध्यम से ही अपने नागरिकों को वो सुविधा दी और निःशुल्क नहीं दी। जो इंश्योरेंस किया, उनसे उस इंश्योरेंस को करवाने के लिए अच्छा खासा पैसा प्रतिवर्ष वो जमा कराते हैं। भारत ऐसा नहीं करता। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने आयुष्मान योजना के तहत आवंटित राशि खर्च नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए। So there has been a lot of talk about what is that Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. What has happened to the allocation? The allocation has been drastically reduced. Even the allotted amount has not been spent. Let the minister check the economic survey. Let him just go through the 15th Finance Commission report. 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि स्वास्थ्य क्षेत्र को कम निवेश जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ाने का भी जिक्र हुआ। पिछले साल नवंबर में जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में सरकार हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर रोज करीब 4 रुपए 80 पैसे खर्च करती है। 2017-18 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने इस दौरान प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर करीब 1,753 रुपए खर्च किए, जबकि 2013-14 में ये राशि 1,042 रुपए थी। देखा जाए तो 2013-14 से 2017-18 के दौरान 4 सालों में 711 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं 2013-14 में स्वास्थ्य पर कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी 28.6% से बढ़कर 2017-18 में 40.8% हो गई। इतना ही नहीं, कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में लोगों के जेब से होने वाले खर्च में भी कमी आई। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। Now we are spending just 2.1% of the GDP. This is shockingly low. So what we need is a revisit of our health policies. Then for that, we have to spend more on health. At least 6-7% of the GDP must be spent on healthcare, because in the preamble of the Constitution itself there is a term dignity. So to live a dignified life, health is also very important. Most important of all, though I will not say, is the expenditure that we do on medical. 61% of the expenditure of an ordinary family, say middle class family, is on health. And 69% of the expenditure on health
by you, by the central government or the state government, is paid by this private man. It is private. So it is you are paying. So please kindly see how much of a burden it is on the people. So to relieve them, you must step in a big way. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि स्वास्थ्य का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कहना गलत होगा मैडम, क्योंकि राजनीति ही तो तय करती है कि स्वास्थ्य पे कितना बजट होगा। जब केंद्र का बजट आता है, हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट टैक्स पूंजीपतियों का 30% से घटा के आपने 22% कर दिया। 1,45,000 करोड़ रुपए का देश के बजट को घाटा हुआ। जब हम स्वास्थ्य का बजट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 2%। ये हमारी चिंता है स्वास्थ्य को लेकर। ये सच है कि हमारा स्वास्थ्य पर औसत खर्च 1.29% ऑफ जीडीपी है, ये सच है। लेकिन मैडम, इसी स्वास्थ्य के खर्चे से और इसी बिना राइट टू हेल्थ के हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया। ये सारी बीमारियां हम इसी जीडीपी के इसी खर्चे के तुलना में बिना स्वास्थ्य के अधिकार के जीत चुके हैं। केरल ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी से यह ऐतिहासिक सफलता पाई है और इससे सिद्ध होता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमें राइट टू हेल्थ की नहीं, 1 रुपए को चला करके 1 रुपए को नीचे पहुंचाने की जरूरत है, जो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। चिंता इस बात को लेकर भी जताई गई कि आपात स्थितियों में कुछ अस्पताल मरीजों से मनमानी फीस वसूलते हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस की रजनी पाटिल ने कहा कि तमाम दावों के बावजूद असलियत ये है कि सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह अव्यवस्था है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सीनियर रामगोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, आज माननीय मंत्री जी से बात कर रहे थे एक केस के बारे में। दिल्ली के एक अस्पताल ने आयुष्मान भारत वगैरह वो कार्ड नहीं लिया, 50 लाख का बिल बनाया। सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाजार लाभ हानि पे चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और जिंदगी लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं चलती है। सर, जिंदगी को लाभ हानि के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे ना, तो तराजू में जिंदगी भारी होगी। सर, तो अगर वो भारी है तो मैं समझता हूं कि बाजार के समक्ष हमने जो आत्मसमर्पण करा दिया है अपनी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को, उस पर एक लगाम जरूरी है। जब प्राइवेट अस्पताल में आपका वो कार्ड लेके चला भी जाता है व्यक्ति, जब तक वो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए नहीं निकल जाते हैं, तब तक प्राइवेट अस्पताल वाला आपको बाहर निकलने नहीं देता है। 5 लाख का 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख बनता है। और ऐसी कौन सा हमारे देश का एक संस्कार बना हुआ है, जब तक हम जैसे आप जैसे लोग एम्स में फोन नहीं कर दे, सफदरजंग में फोन नहीं कर दे, सदर अस्पताल में फोन नहीं कर दे, आम आदमी का इलाज अभी भी नहीं होता है। होता है क्या? 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी, 21 साल की एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी, 33 वीक्स उसके पूरे हुए थे, उत्तर प्रदेश से आई थी, और जो अपनी डिलीवरी के लिए बार बार विनती कर रही थी सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स को बोल रही थी कि मुझे अंदर ले लो, शायद मुझे डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर्स ने अंदर नहीं लिया, और जब उसको अंदर नहीं लिया तो उसको बोला गया कि आप सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी का मशीन बंद था। पूरे रात भर वो रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर्स को, उसको अंदर नहीं लिया गया, रास्ते पे उसको डिलीवर करना पड़ा। ये सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आप भी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम बच्चा एडमिट था महोबा के अस्पताल में, चींटियों ने उसको खा के मार दिया। चींटियों ने, गलत कह रहा हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा मैडम। इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस प्राइवेट मेंबर बिल में जो मांग की गई है, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए इन योजनाओं की वजह से इलाज कराना आसान हो गया है और इसका आर्थिक बोझ भी उस पर नहीं पड़ता है। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, इसलिए समृद्ध राष्ट्र के लिए समाज स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और समाज को स्वस्थ रखने के लिए देश के नागरिक को हेल्थ सुविधा मिले, ये बहुत आवश्यक होता है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तब देश का हेल्थ का बजट था 33,000 करोड़ रुपीस, और 2019-20 में वो 62,000 करोड़ हुआ, 21-22 में वो 71,000 करोड़ हुआ,
और 22-23 में 83,000 करोड़ हुआ। 2017 में हमने हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर की और हमारी हेल्थ पॉलिसी, यहाँ सम्मानीय सदस्य ने जरा टोका कि जीडीपी के सापेक्ष में आपने आपका बजट कितना बढ़ाया। हमने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में उसको 2.5% तक ले जाएंगे और भविष्य में और भी आगे ले जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को एक परिवार में 5 लाख का हेल्थ एक्सेस, ये छोटी बात नहीं है। मनोज जी, इतने कैटेगरी के लोग वो ऑलरेडी उसको हेल्थ एक्सेस मिल चुका है, हेल्थ सिक्योरिटी मिल चुकी है। यानी कि जो आप चाहते हैं ये कार्य योजना ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना के मुताबिक उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हो गया है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन को लेकर पूरी दुनिया ने भारत की सराहना की है। कोरोना काल में मिले सबक के आधार पर सरकार ने हर जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, ताकि आगे कभी आवश्यकता पड़ने पर आपात स्वास्थ्य स्थिति से निपटा जा सके। बेस्ट वैक्सीनेशन और बेस्ट मैनेजमेंट करके हमारे देश को थर्ड सर्ज, यहाँ मृत्यु थर्ड वेव में बहुत कम हुई और हम देश कोविड क्राइसिस के सामने एक सफलता से लड़ाई लड़ पाए। हेल्थ सेक्टर में देश में आज जो है उससे बहुत कुछ करने की संभावना है, बहुत कुछ करना भी है। और करने के लिए क्या क्या कमियां कोविड क्राइसिस के दरमियान हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पाई गई, उसका डिटेल अध्ययन किया और ये डिटेल अध्ययन के आधार पर हमने थर्ड पिलर आयुष्मान भारत का थर्ड पिलर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 5 साल में 64,000 करोड़ रुपीज खर्च करने के लिए तय किया। 64,000 करोड़ रुपीज यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपीज। फोर्थ पिलर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये एडवांस सोच है। आपकी फाइल डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर में रहेगी और सारा डेटा की भी प्राइवेसी रहेगी। आयुष्मान भारत का 4 पिलर से हमने देश के नागरिक की हेल्थ सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की, उसका एक रोड मैप बताया। ये देश का सब्जेक्ट है, कोई स्टेट का सब्जेक्ट नहीं, हम सब का सब्जेक्ट है। हेल्थ देश के नागरिक के साथ जुड़ी हुई है और अल्टीमेटली सेंट्रल काम करता है तो स्टेट के साथ ही करता है ना, स्टेट सेंट्रल का एक पार्ट है ना, और इसलिए स्टेट और सेंट्रल कभी अलग नहीं हो सकते। कोई भी कार्य योजना बनती है तो स्टेट के द्वारा ही इंप्लीमेंट होनी है। मनोज भाई को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपकी भावना है, भावना के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, इसलिए आप आपका बिल वापस ले। हालांकि समय की कमी के चलते इस प्राइवेट मेंबर बिल को वापस लिए जाने के अनुरोध पर विचार नहीं हो सका। दिल तो नहीं कह रहा है बिल वापस लो, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है। तो दिल और दिमाग का ये पुराना झगड़ा है। जब राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी तो हाउस में इसी तरह की चर्चा हुई थी। क्या जरूरत है ये बिल्डिंग बना देना, कैंपेन चला देना, चलो सब स्कूल की ओर, लेकिन राइट टू एजुकेशन का एक लेजिस्लेटिव फ्रेम देना, सर वो बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम इज ओवर, सॉरी, टाइम इज ओवर। सर तो फिर कंटिन्यू करवा दीजिए। नो प्लीज, होगा, दिस विल बी कंटिन्यूड, नो प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू। स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत दिखे कि गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुंच होनी चाहिए, ताकि अंतिम पायदान में भी कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसे इलाज की सुविधा नहीं मिल पाए। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।